मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं टॉर्क की। अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सारी बातें करी थी। हमने बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रेजिस्टेंस है जो एक यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में चेंजेस को अपोज करता है ना। अब बात करते हैं टॉर्क की, जो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे आपने बोला था फोर्स के बारे में कि एक ट्रांसलेशन मोशन को करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, वैसे ही रोटेशनल मोशन करने के लिए एक टॉर्क की जरूरत होती है। अब ये टॉर्क है क्या? जैसे आप अपने जो रूम का गेट है उसे खोलेंगे, है ना। तो क्या होगा, गेट आपने फोर्स लगाया गेट पे, तो गेट का मोशन कैसा था? क्या वो ट्रांसलेटरी मोशन था या रोटेटरी मोशन था? अगर वो हिंज वाला गेट है, ऑब्वियसली स्लाइडिंग वाला नहीं, हिंज वाला जो गेट है एक तरफ से फिक्स्ड है, दूसरी तरफ से आप उस पर फोर्स लगाते हैं, तो जब खींचेंगे या उसको पुश करेंगे तो वो घूमेगा, है ना। उस फिक्स्ड एक्सिस जहाँ हिंज है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये गेट आपका घूमा, तो आपने तो फोर्स लगाया था। वो फिक्स होने की वजह से टॉर्क में कन्वर्ट हुआ और वो टॉर्क को लग के इसका रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस किया। ऐसा सोचो फिक्स नहीं होता तो क्या होता, गेट आपके हाथ में आ जाता, पूरा गेट आपके साथ साथ स्लाइड कर जाता अगर फिक्स नहीं होता तो। पर वो क्योंकि वहां फिक्स था, वो हिंज था, इसलिए वो उसके अबाउट घूम गया आपके फोर्स लगाने की वजह से। और ये जो वहां घूमा, किस वजह से घूमा? टॉर्क की वजह से। तो जो फोर्स आपने लगाया उसकी वजह से एक टॉर्क वहां प्रोड्यूस हुआ, वो हम इस पूरे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टॉर्क, पहली बात तो जिस तरीके से ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स है, वैसे ही रोटेशन में टॉर्क है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको सब्स्टिट्यूट करके पढ़ सकते हैं। ठीक, टॉर्क को डिफाइन करते हैं, लिखा जाता है टाउ से, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये है इसकी डेफिनेशन। टॉर्क की डेफिनेशन इज टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्या है तो बताते हैं। जैसे ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से इसे कनेक्टेड ऐसा भी मान लो। ठीक है, इस पे आपने एक फोर्स लगाया, फोर्स आपने लगाया इस डायरेक्शन में, या लेट्स से इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया। ठीक, तो ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां पे फोर्स लगाया गया उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज आर, ये है एफ। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा टॉर्क। तो आर बेसिकली क्या है? आर इज पोजीशन वेक्टर of the point of application of force, of the point of application of force, कहां से? with respect to axis of rotation, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, F लगने वाला फोर्स है, टॉर्क आपको जो वहां मिलेगा वो है। क्लियर है? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बोला था कि जब A क्रॉस B होता है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, तो ऐसे टॉर्क को हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, एन कैप, ये लिखा जा सकता है इसको। व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, क्योंकि भाई टॉर्क ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर ही रिजल्ट मिलता है, तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन देगा। हम डायरेक्शन भी समझेंगे कि कैसे इसकी डायरेक्शन निकालें, बट फिलहाल ये बात हो गई कि दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन एन कैप। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। अब सोचिए कि यहाँ पे एक एक्सिस है अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक मास है ऐसा, अगर मैं इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो ये कैसे घूमेगा? ये इस तरफ घूमना शुरू करेगा, ऐसे ही घूमेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मैंने यहाँ से हिंज कर लिया, एक तरफ से मैंने इसे पकड़ लिया, तो ये हिंज हो गया, यहाँ से रोटेट कर सकता है इस डायरेक्शन में ऐसे। ओके, अब मैं इस पे एक फोर्स लगाता हूँ ऐसे ऊपर की तरफ, तो मैं इस पे से फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या ये घूमना शुरू कर दिया इसने? यस। क्यों घूमा? क्योंकि इस फोर्स ने इस पे एक टॉर्क प्रोड्यूस किया, इस टॉर्क की वजह से घूमना शुरू हुआ। फिर टॉर्क कितना लिखूंगा, तो ये जो इसकी लेंथ है आर और एफ, इसके साथ में लिख सकता हूँ आर एफ साइन थीटा। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा क्या है? दिस थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ठीक है, क्योंकि आर क्रॉस एफ आपने किया था, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो सोचो यहाँ के लिए अगर बात करें तो ये आर वेक्टर है, एफ वेक्टर इस तरीके से है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 इज 1, तो मैं यहाँ पे टॉर्क जो लिखूंगा सीधा से लिख सकता हूँ आर इंटू एफ।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कैसे चल रहा है? ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? पक्की बात। इस तरीके से टॉर्क लिखा जा सकता है। अच्छा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा भाई? आर एफ साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1 के बराबर। कब होता है? जब थीटा 90 डिग्रीज होता है। तो बेसिकली जब आर और एफ परपेंडिकुलर हो तो आप कह सकते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम होगा और होगा आर एफ के बराबर। ठीक है। टॉर्क जीरो कब होगा? जब साइन थीटा जीरो हो जाए। साइन थीटा जीरो होता है जब थीटा 0 डिग्री हो जाए। थीटा जीरो मतलब जिस समय आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएं, या जब थीटा 180 हो जाए, तब भी अगर फोर्स ऐसा हो जाए तो इन दोनों ही केसेस में टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा। तो कुल मिला के जब फोर्स जो लग रहा है वो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में ही लग रहा हो या उस लाइन पे ही लग रहा हो तो टॉर्क जीरो होता है। ये बात भी समझ में आ गई हमें? ठीक है। अगर किसी एंगल पे हो तो हम थीटा बता ही सकते हैं। अब यहां से एक बात और देखते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे मुझे इस पे इस पॉइंट के अबाउट, या यहाँ पे एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क चाहिए। ठीक है। इसको मैं ओ दे देता हूँ नाम। तो टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओ, ये मुझे निकालना है। पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है आर। ठीक है। ये आपको दे रखा है। ये एंगल लेट्स से थीटा है। दिस एंगल इज थीटा। ठीक। तो आप क्या लिखेंगे? टॉर्क कितना लिखेंगे? टॉर्क विल बी आर क्रॉस एफ, या इसको आप लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक। अच्छा, ये अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो एफ इंटू आर साइन थीटा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा रीअरेंज किया इसे, ध्यान से देखो तो व्हाट इज आर साइन थीटा हियर। अगर मैं ट्रायंगल कंप्लीट करूं तो क्या ये लेंथ बनती है आपकी आर साइन थीटा? क्या ये लेंथ बनी आर साइन थीटा? पक्की बात। एक बात समझ में आई यहां से कि जो आप टॉर्क लिखते हैं वो होता है बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये होता है आपका टॉर्क। तो मैं टॉर्क को एक डेफिनेशन और लिख सकता हूं जो इससे ही आती है, जो आपने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा है उसी से आती है। तो उसको अलग से मेंशन भी किया जा सकता है। टॉर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है बात? ये आपकी टॉर्क की एक और डेफिनेशन हो गई। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ओके। तो आपने टॉर्क के लिए जो मैग्नीट्यूड है वो तो सारी चीजें देख ली, कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है, कितना मैग्नीट्यूड इसका हो सकता है। अब बात करते हैं टॉर्क के डायरेक्शन के बारे में। तो भाई वो भी बहुत आसान सी बात है, क्योंकि आप ऑलरेडी वेक्टर पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। आपने बोला था कि जब C इक्वल टू ए क्रॉस बी ऐसा कहीं लिखा हुआ हो, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपने राइट हैंड थंब रूल से दी थी। रिमेंबर क्या किया था आपने? अगर ए और बी दो वेक्टर ऐसे हैं, ये ए है और ये बी है, तो आपने क्या बोला था? ए की तरफ अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को एक्सटेंड करनी है। ए की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को एक्सटेंड कर दिया। उनको बी की तरफ कर्ल करना है। बी की तरफ कर्ल किया तो जो ये थंब है वो आपको देता है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। रिमेंबर दिस, हमने वेक्टर्स में पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में। ए की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को एक्सटेंड करना है, बी की तरफ कर्ल करना है, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको देगी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की आएगी वो बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि ए से बी कर्ल करोगे ऊपर की तरफ थंब आ रहा है। ओके। ऐसे ही जब आप टॉर्क लिखोगे तो टॉर्क इक्वल टू है आर क्रॉस एफ। तो आपको यहाँ डायरेक्शन किससे मिलेगी? ये आर क्रॉस एफ से डायरेक्शन आपको मिलने वाली है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल फॉर आर क्रॉस एफ, ये आपको देगा टॉर्क की डायरेक्शन। ठीक बात है? ओके। अच्छा, जो टॉर्क है वो एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस दी जाए। मतलब
अगर आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक मास है जिसपे फोर्स लग रहा है, ये आर है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या है? बताइए जल्दी से, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या है? आर ऊपर की तरफ, एफ इधर, अंदर की तरफ डायरेक्शन आ रही है आर क्रॉस एफ की। ठीक है भाई, आर को आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज आर। आर क्रॉस एफ करेंगे, पहले टेल टू टेल अरेंज करना पड़ता है, अरेंज कर दिया, आर क्रॉस एफ किया तो आर की तरफ फिंगर्स एक्सटेंड करी, एफ की तरफ कर्ल किया, अंदर की तरफ आया आपका आर क्रॉस एफ। तो यहाँ जो टॉर्क की डायरेक्शन आई वो अंदर आई, अंदर मतलब ये अलोंग द एक्सिस डायरेक्शन है ना, एक्सिस भी तो अंदर से बाहर की तरफ है, वैसे ही जो टॉर्क की डायरेक्शन आई वो भी अंदर की तरफ आई, पैरेलल टू द एक्सिस है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन जो है अलोंग द एक्सिस होगी। क्लियर बात? एक कन्वेंशन हम लेके चलते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा। ऐसा एक कन्वेंशन हम लेके चलते हैं, तो हमें ये फॉलो करना है, ये हमारा कन्वेंशन है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि एक रॉड अगर यहाँ पे है, वो इस तरीके से हिंज्ड है, यहाँ पे हिंज्ड है, इसके अबाउट वो घूम सकती है। आपने यहाँ से एक फोर्स लगाया इस पे ऐसा, ये डिस्टेंस है एल, तो टॉर्क कितना लगेगा? अबाउट हिंज निकालोगे, उसी के अबाउट घूमेगी, तो टॉर्क अबाउट ओ कितना लगेगा? एफ इंटू एल, दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। लेंथ इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, साइन थीटा 1 हो जाएगा, एफ इंटू एल। डायरेक्शन कैसी आएगी इसकी? तो डायरेक्शन आएगी, ये इसको ऊपर की तरफ घुमाना चाहेगा ऐसा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क आप लिखेंगे दिस इज अ पॉजिटिव टॉर्क। क्लियर बात? अगर ये ऐसा होता, इस बार फोर्स आप ऊपर से लगा रहे होते, ये एल, इस बार आप टॉर्क लिखते हैं यहाँ से माइनस एफ एल। क्यों? क्योंकि इस बार जो ये घुमाएगा वो नीचे की तरफ घुमाएगा, क्लॉकवाइज इसको घुमा रहा है, तो आप टॉर्क लिखेंगे यहाँ पे माइनस एफ एल। ठीक है, ये कन्वेंशन हम इसमें कंसिडर करके चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? पक्का? चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं जल्दी से। पहला एग्जाम्पल आपको इसमें दिया गया कि एक रॉड यहाँ पे है, फोर्स लग रहा है इसका इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, ये एंगल दे रखा है 37 डिग्रीज, ये दे रखा है 2 मीटर्स। पूछा गया बताइए टॉर्क अबाउट ओ कितना आएगा? ठीक है, टॉर्क अबाउट ओ कितना आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, क्या आंसर देंगे जल्दी बताइए, क्या आंसर देंगे? क्या आप लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा? यस। कितना लिखेंगे? आर जिस पॉइंट से घूम रहा है, वहां से जहां पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट तक का जो वेक्टर है वो कहलाता है आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर है आपका। दे रखा है 2, फोर्स दे रखा है 10, साइन थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ, तो बिल्कुल यही एंगल है जो यहाँ पे आपको दे रखा है, ये एफ है, ये आर है, ये एंगल 37 डिग्री है, दिस इज थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, सही एंगल दे रखा है। तो साइन 37 ये आप यूज कर लेंगे, आपका आंसर आएगा साइन 37 इज 3/5, तो फाइनल आंसर इज 3 इंटू 4 12 न्यूटन मीटर। ठीक है, दिस विल बी अ टॉर्क अबाउट ओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस पे। अच्छा, तो टॉर्क की जो यूनिट्स हो गई वो क्या हो गई? टॉर्क की यूनिट्स क्या हो गई? न्यूटन मीटर। अच्छा, ये क्या है, ये न्यूटन मीटर जो यूनिट है वो एनर्जी की भी होती थी और क्या वर्क की भी होती थी? यस। तो यूनिट्स यहाँ भी सेम है, न्यूटन मीटर टॉर्क की भी यूनिट है, न्यूटन मीटर एनर्जी और वर्क की भी यूनिट है, लेकिन यहाँ पे हम इसको जूल भी लिख लेते थे, रिमेम्बर? इसे हम जूल नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि जूल एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एनर्जी और वर्क पे काम किया था, इसलिए जब इसकी यूनिट लिखी गई तो उनको सम्मान देने के लिए ये यूनिट का नाम जूल दिया गया, वर्क और एनर्जी से रिलेटेड यूनिट का। लेकिन टॉर्क जो कि सेम यूनिट का है, सेम डायमेंशन का है, इसको आप जूल नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ कोई सम्मान नहीं दिया गया उन्हें, इस पे उन्होंने कोई काम नहीं किया था। बेसिकली जहां काम किया वहां सम्मान मिला, तो जूल वहां आप लिख सकते हैं, यहाँ जूल नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो टॉर्क यूनिट इज न्यूटन मीटर, जूल नहीं। क्लियर? ओके, तो टॉर्क यूनिट इज न्यूटन इंटू मीटर। अगर इसकी डायमेंशन लिखो तो क्या लिखोगे? डायमेंशन क्या लिखोगे इसकी? न्यूटन
एम एल टी माइनस टू, ये तो फोर्स की हो गई, मीटर मतलब एल, डायमेंशन हो गई एम एल टू टी माइनस टू, सेम डायमेंशन एज वर्क और एनर्जी, वो भी ऐसा ही था। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम अगर साइड में लिख लें जहां हमने नहीं लिखा था पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए यूनिट क्या लिखोगे आप? आपने बोला था ये है एम के स्क्वायर, है ना, ऐसा लिखा था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यूनिट लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ मास मतलब केजी इंटू मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके डायमेंशन अगर लिखेंगे तो एम एल टू, ये इसके डायमेंशन हो जाएंगे। ठीक है, चल, तो बात समझ में आई आपको टॉर्क की, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें समझ में आई। इस पे बेस्ड अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जल्दी से उस बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपसे बोला गया एक रॉड इस तरीके से है, यहाँ से हिंज्ड है, इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर और एक ऐसा। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन्स का, ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन्स का, ये फोर्स भी लग रहा है 10 न्यूटन्स का। आपको ये एंगल दे रखा है, दिस एंगल इज 37 डिग्रीज। ये जो डिस्टेंसेस हैं सर 1 मीटर के डिस्टेंसेस हैं। पूछा गया आपसे फाइंड नेट टॉर्क ऑन द रॉड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो करिए जल्दी से, वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या ध्यान रखना है इसमें, 3 फोर्सेस हैं, तो तीनों की वजह से टॉर्क निकालेंगे। डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे क्योंकि टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो जब नेट निकालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में लिखने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे और एंगल का भी ध्यान रखेंगे, कौन सा एंगल कहाँ बन रहा है। ठीक है, चलिए बताइए कितना आंसर आना चाहिए इसके लिए। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। कर लिया? चलिए देखिए, तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये है फोर्स 1 F1, दिस इज फोर्स 2 एंड दिस इज फोर्स 3। तो अपने पास ये 3 फोर्सेस हैं, इनका टॉर्क अपने को निकालना है। तो टाउ 1 सबसे पहले देखते हैं, जो F1 की वजह से है। F1 अगर मैं R देखूं तो दिस इज R1, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा और आगे चल लिए तो यहाँ तक ये हो जाएगा R2, और थोड़ा सा और आगे चल लेंगे तो यहाँ तक ये हो जाएगा R3। ये तीनों आपकी पोजीशन वेक्टर्स हो गए, जहां फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से। अगर मुझे टॉर्क 1 निकालना है तो वो है अपना F1 इन क्रॉस, या सॉरी R क्रॉस F, तो R1 क्रॉस F1, ऐसा है। अच्छा, R और F यहाँ अगर 1 के लिए बात कर रहे हैं तो दोनों 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो मैं सीधा इसको लिख सकता हूँ R1 इंटू F1, सीधा ऐसा भी लिखा जा सकता है, साइन जो है वो 91 हो जाएगा। R1 कितना है 1 मीटर के बराबर, F1 कितना है 10, तो ये आया 10 न्यूटन मीटर। अच्छा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो कैसा है ये। भाई ये जो फोर्स लग रहा है इसको नीचे की तरफ घुमाना चाहेगा ना, ये नीचे की तरफ घुमाना चाहेगा तो इसका जो टॉर्क आएगा वो ऐसा आएगा। जब इसका टॉर्क ऐसा है तो लिखेंगे कि दिस इज क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव। तो मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, इसको क्लॉकवाइज लिख लेता हूँ। इसका मतलब टाउ 1 हो गया -10 न्यूटन मीटर हमारे कन्वेंशन के हिसाब से। क्लियर बात? दूसरी बात करते हैं टॉर्क 2 की, टाउ 2, ये हो जाएगा R2 क्रॉस F2। यहाँ पे अगर देखें तो ये है आपका R2 यहाँ तक, ये है F2, अगेन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो सीधा सीधा ऐसा लिखा जा सकता है R2 इंटू F2। कितना हो जाएगा ये, R2 is 2 meters, F2 is again 10, ये हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर। और ये कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये ऊपर की तरफ चल रहा है, इसको ऐसे घुमाना चाहेगा ये, है ना, यहाँ हिंज है, इसको ये ऐसे घुमाएगा। जब ऐसे घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो टॉर्क 2 हम लिख सकते हैं +20 न्यूटन मीटर। ऐसे ही थर्ड की अगर बात करें टॉर्क 3 की, तो R3 क्रॉस F3 ये है। अब यहाँ पे एंगल है, कितना एंगल है, तो लिखा जाएगा R3 F3 साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा हियर, थीटा कितना है यहाँ पे, देखो जल्दी से, थीटा कितना है यहाँ पे, कितना लिखोगे थीटा, 37 या 53, क्या लिखना चाहिए थीटा पे, थीटा विल बी 53 हियर। क्यों, क्योंकि R और F के बीच का एंगल है, एंगल देखने के लिए इनको अरेंज करना होता है, या तो टेल टू टेल या हेड टू हेड। ठीक है, आपने यहाँ जो अरेंजमेंट कर रखा है वो देखिए कैसा है, यहाँ से यहाँ तक R3 है और ये F3 है, तो बेसिकली आपको एंगल देखना है ये वाला पूरा।
आप ऐसा कर सकते हैं कि ये R3 वेक्टर हो गया, F3 जो आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा उठा के यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, दिस इज F3। अब आपको पूरा एंगल मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक का, कोई दिक्कत? ये आपका एंगल आएगा, और ये एंगल कितना आएगा, ध्यान से देखो, ये एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्रीज, तो बेसिकली ये एंगल भी है 37 डिग्रीज, दिस एंगल इज 37, तो ये है 90 प्लस 37 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ थीटा इज बेसिकली 90 प्लस 37 डिग्री, ये आपका थीटा है। क्लियर है बात? चलिए इसको आगे देखते हैं। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा R3 is 3, F3 is 10, sin of 90 plus 37. What is sin 90 plus theta? Sin 90 plus theta is cos theta. तो आपको मिलेगा 30 cos 37, and cos 37 is nothing but 4/5, ये आपको मिलेगा 24 न्यूटन मीटर। अच्छा ये कैसा मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अब देखिए एक बात और यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कि जो टॉर्क है वो बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। तो हम यहाँ पे इस F3 को और तरीके से क्या कर सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, इस F3 के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। दिस कंपोनेंट विल बी F3 cos 37 डिग्री, दिस कंपोनेंट विल बी F3 sin 37 डिग्री, ठीक है। हमने बोला कि जब परपेंडिकुलर हैं तो टॉर्क होगा R3, ये है, और ये कंपोनेंट ऐसा है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब इस फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा। और ध्यान से देखिए तो हमने वही लिखा भी है, cos 37 वाला कंपोनेंट ही हमारे पास आया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी वजह से टॉर्क आ गया। अच्छा अगर ये वाला फोर्स देखो, क्या इसकी वजह से कोई टॉर्क आएगा? ये है R, ये है F, R और F में एंगल बन रहा है 180 डिग्रीज, दोनों एक ही लाइन पे हैं, जब एक लाइन पे होते हैं तो टॉर्क होता है 0। तो इस कंपोनेंट की वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से होगा। तो आप चाहते तो ये पूरा एंगल का काम ना करके सीधा सीधा कंपोनेंट ले लेते, और उस कंपोनेंट से आप यहाँ पे अपना लिख लेते cos 37 सीधा, तो भी आप टॉर्क निकाल पाते। क्लियर है बात? अब इसका सेंस देख लो कैसा होगा ये, तो ये रॉड को ऊपर से आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे इसका हिंज है, क्या इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा? यस, जब क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ जो टॉर्क बना T3 वो बना आपका क्लॉकवाइज इज -24 न्यूटन मीटर, ठीक है। ऐसा हो गया। अगर नेट टॉर्क देखो यहाँ से टाउ नेट, तो कितना मिलेगा? टाउ नेट विल बी τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, τ1 इज -10, τ2 इज 20, τ3 इज -24। नेट टॉर्क कितना मिला देखिए, क्या आपको मिलेगा -14 न्यूटन मीटर। -14 न्यूटन मीटर मतलब नेट टॉर्क जो आया वो क्लॉकवाइज आएगा, तो ये जो रॉड घूमेगी बेसिकली वो क्लॉकवाइज घूमेगी विद अ टॉर्क ऑफ 14 न्यूटन पर मीटर, 14 न्यूटन मीटर। दिस विल बी द टॉर्क हियर। क्लियर है? तो चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अब इसमें और क्या टाइप का क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा ऐसा कि भाई एक रॉड ऐसी रखी हुई है, ठीक है, दो सपोर्ट यहाँ पे हैं, इस तरीके से इस पे रॉड टिकी हुई है, ओके। आपसे पूछा गया कि ये जो दोनों सपोर्ट्स हैं इन पे रिएक्शन फोर्स कितने कितने हैं, रिएक्शन फोर्स ऑन ईच सपोर्ट कितना है। जो ये इसका मास दे रखा है वो 10 kg है, जो इसकी टोटल लेंथ है वो लेट्स से 2 मीटर्स है, और या इसको कहते हैं 4 मीटर्स है, ऐसा ले लेते हैं। और ये जो आपको डिस्टेंस दे रखी है, दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर्स, ये आपको गिवन है, तो ये बची हुई 1 मीटर हो गई। ऐसा इसका पूरा हिसाब है। अब ये रिएक्शन फोर्स क्या है सपोर्ट पे, तो हमने बात करी थी नॉर्मल रिएक्शन की एनएलएम में, कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं तो एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाती है। तो ये जो सपोर्ट नीचे रखे हुए हैं इनके ऊपर ये रॉड टिकी हुई है, तो यहाँ पे भी कांटेक्ट है, कांटेक्ट की वजह से यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आएगा, तो वो नॉर्मल फोर्स आपको बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर है बात? कैसे कैलकुलेट करें?
तो पहले मान लेते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं वो एक यहाँ पे रिएक्शन फोर्स R1 लग रहा है, दूसरा रिएक्शन फोर्स यहाँ पे R2 लग रहा है, ठीक है। और ये जो सपोर्ट है ये एकदम इसकी बॉर्डर पे ही ऐसा मान के चलना है, इधर वाला कोई लेंथ सिग्निफिकेंट नहीं है, ऐसा अपने को कंसिडर करना है, ठीक है। ओके, अब ये R1 R2 कैसे कैलकुलेट करें? तो एनएलएम देखो, एनएलएम क्या कहता है? एनएलएम कहता है भैया कि अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो इसके एफबीडी में दो फोर्सेस तो मुझे ये मिल गए, R1 R2, और एक इसका अपना mg लगेगा जो हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ के आए हैं कि बिल्कुल ठीक बीच में इसके लगेगा mg, यहाँ पे m इसका दे रखा है 10 g, ये लगेगा यहाँ पे। क्लियर है? अगर मैं डिस्टेंसेस लिखूं तो डिस्टेंसेस लिख सकता हूँ, ये डिस्टेंस 2 मीटर है क्योंकि mg बिल्कुल मिड में लगता है, ये 1 मीटर है क्योंकि पहले टोटल 3 मीटर्स था, और ये भी 1 मीटर है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इस बात पे? ओके, अब एनएलएम के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो हमने क्या बोला था, उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये बात आपने बोली थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ऐसे ही इसमें एक चीज और ऐड करते हैं अब कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी देखना पड़ेगा। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि ये रॉड यहाँ से आगे बढ़े ना, स्लाइड ना करे, लेकिन घूम जाए तो, अगर ये रॉड पलट जाए तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी अगर पलट गई। लेकिन क्योंकि यहाँ रखी हुई है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लिखना पड़ेगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहता है कि नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज 0। तो जब भी आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे आप दो चीजें कंसिडर करेंगे, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। क्लियर है बात? अभी टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, अगर इक्विलिब्रियम में है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इक्विलिब्रियम के केस में, नेट टॉर्क अबाउट इक्वल टू 0 अबाउट एनी पॉइंट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, मतलब हमें अब दो इक्वेशन यहाँ से मिलती हैं, एक नेट फोर्स की, दूसरा नेट टॉर्क की। क्लियर है बात? तो चलिए अपन लिखते हैं, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट सी, ऐसे अपन ने नाम दे दिया, ठीक है। तो पहले सिग्मा एफ 0 करते हैं, नेट फोर्स 0 करते हैं। नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में ही है, वर्टिकल में ही है, तो ऊपर लग रहा है R1 और R2, नीचे लग रहा है इसका mg। एक इक्वेशन तो बन गई है, नेट फोर्स 0। दूसरा बनाते हैं नेट टॉर्क 0। तो मैं यहाँ पे टॉर्क ले रहा हूँ अबाउट पॉइंट ए। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ए के अबाउट जब मैं टॉर्क लूंगा तो R1 का टॉर्क तो 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं कि जब जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं या जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, अगर फोर्स वहीं से पास हो रहा है तो R तो 0 हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो गई, इसका मतलब टॉर्क भी 0 हो गया। अगर इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो और इसी से फोर्स भी पास हो रहा है तो टॉर्क 0 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने R1 के अबाउट ले लिए ताकि मेरा एक वेरिएबल वहां पे कम हो जाएगा इस इक्वेशन में। तो लिखते हैं टॉर्क ऑफ R1 प्लस टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ R2, ये सब मिला के 0 हो जाने चाहिए, ऑब्वियसली वेक्टर साइन के साथ। टॉर्क ऑफ R1 अगर लिखेंगे तो होगा 0, अभी अपन ने बात कर ली क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। टॉर्क ऑफ mg अगर देखें तो कैसे घुमाना चाह रहा है ये mg वाला, इसको नीचे की तरफ क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा माइनस ऑफ फोर्स 10g है और डिस्टेंस यहाँ से 2 मीटर है, ये इसका टॉर्क आ गया R क्रॉस F। R और F दोनों में वेक्टर या दोनों में एंगल जो देखो, ये R है ये F है, एंगल 90 है तो सीधा RF कर सकते हैं, R 2 मीटर है, F 10g है, और क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है मैंने एक माइनस साइन भी यहाँ पे लगा दिया। कोई दिक्कत इस पूरी बात पे? आते हैं उसके R2 के टॉर्क पे। फोर्स R2, डिस्टेंस अगर देखो तो वो है 3, नेट टॉर्क हो गया 0 क्योंकि यहाँ भी साइन 90 हो गया, इसलिए अपन ये इक्वेशन यहाँ तक लिख सकते हैं ऐसी। यहाँ से आपको R3 मिल जाएगा। R3 कितना मिल रहा है देखो, 10g is 100 into 2 divided by 3, ये आपको मिलेगा 200 by 3 न्यूटन्स। क्लियर है? कितना मिला? 200 by 3 न्यूटन्स। सॉरी R2 अपन बात कर रहे हैं, R2। ओके, ये आपका मिल गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो R1 प्लस R2 विच इज 200 by 3 इज इक्वल टू 100, 10g is 100, तो यहाँ से R1 आपको मिल जाएगा 100 minus 200 by 3 which is 100 by 3 newtons।
तो ये दोनों आपको रिएक्शन फोर्सेस मिल गए। एक R1 आया 100/3 न्यूटन्स और R2 आपको आया 200/3 न्यूटन्स। क्लियर है? दिस विल बी योर आंसर। क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल्स थे, मैं दो इक्वेशन चाहिए थी, R1 और R2 दो वेरिएबल, दो इक्वेशन कहाँ से मिली? एक नेट फोर्स जीरो करके, दूसरा नेट टॉर्क जीरो करके। तो नेट फोर्स तो हम एनएलएम में कई बार कर चुके हैं, नेट टॉर्क हमने आज पहली बार ये जीरो किया। कैसे किया? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को अलग अलग साइन के साथ लिखना है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हैं अगर इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए और पॉइंट ऐसा उठाइए जहां से एक वेरिएबल पास होता हो। जैसे R1 से हमने कर लिया, R1 से करने का क्या फायदा मिला कि उस वेरिएबल का टॉर्क जीरो हो गया, इक्वेशन में आपको सीधा सीधा यहाँ से R2 मिल गया। बाकी टॉर्क आप कहीं से भी जीरो कर सकते, आप चाहते बी से करते, सी से करते या किसी और पॉइंट यहाँ डी से करते, आंसर सेम मिलने वाला था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो होगा। ठीक बात है? चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा सकते हैं आपसे, ये रिएक्शन फोर्सेस इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, करते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा। और जो टॉर्क है उसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, तो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों एक ही बात है, कहीं लिखा आता है तो कंफ्यूजन की जरूरत उसमें नहीं है। चलिए बाय बाय।